हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो अपठित गद्यांश आएगा उससे संबंधित आप लोगों को 10 MCQs क्वेश्चंस होंगे नीचे। तो आप लोगों को उस गद्यांश के अनुसार उन 10 क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार सेशन जुड़ जाइए। यदि सेशन से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में अपठित गद्यांश नहीं आए, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है तो आएगा, सीधी सी बात है। और 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हमें प्राप्त करने हैं। अपठित गद्यांश होता क्या है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ये सब मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जल्दी से एक बार आप सेशन से जुड़ जाइए। उससे पहले आप सभी का, प्यारे बच्चों, पढ़ाने से पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 साइंस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, तो अपठित गद्यांश होता क्या है, देखो। यदि हम इस शब्द का टुकड़ा करते हैं, क्या करते हैं, टुकड़ा करते हैं, तो क्या होगा, ए धन पठ धन इत। धन यानी प्लस को बोलते हैं बेटा हिंदी में, ठीक है। ए का अर्थ क्या होता है, नहीं। पठ यानी क्या होता है, पढ़ा हुआ। और इत क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। और ए क्या है, यहां उपसर्ग है, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि ऐसा गद्यांश जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है वो देगा आपके एग्जाम में। आपकी आरो भाग 2 वितान भाग 2 से इसमें से अपठित गद्यांश नहीं आएगा। ऐसा गद्यांश होगा जो तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, उसी अपठित गद्यांश जो गद्यांश दे रहा है, उसी में से आप लोगों को 10 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो कैसे हम लोग समझेंगे, तो प्यारे बच्चों ध्यान से मैं ट्रिक्स बता रहा हूं एक। इस ट्रिक से आप लोग आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखो, क्या तो आप लोग जो मैं समझाऊंगा उसके अनुसार आप लोगों को करना होगा, या जो ट्रिक्स है एक 2 मिनट की ट्रिक्स नहीं है, मात्र 2 सेकेंड्स की ट्रिक्स है। यानी कि सबसे पहले हम लोग अपठित गद्यांश को न पढ़ करके वो जो क्वेश्चंस देगा ना, उन सभी क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस दे रहा है ना, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यदि विकल्प सहित पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद फिर गद्यांश पढ़ो आप लोग। पढ़ने के बाद फिर गद्यांश आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग लगभग सही आंसर पर पहुंच जाओगे। या ऐसा कर लो, यदि थोड़ा बहुत समय है, पहले तो गद्यांश को पढ़ डालो आराम से, फिर क्वेश्चंस को पढ़ डालो, फिर एक एक क्वेश्चंस का पढ़ के आंसर देते जाइए। तो या ऐसा नहीं है तो फिर ये जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको ध्यान में रखना है। देखो, अपठित गद्य या पद को, यानी गद्यांश भी आएगा और आपके पद्यांश भी आएगा, तो गद्य हो या पद हो को हल करने के कुछ सामान्य निर्देश होते हैं। कुछ सामान्य निर्देश होते हैं, क्या होते हैं वैसे ही मैं बता देता हूं। हमें उस गद्यांश को धीरे धीरे आदर्श उच्चारण मन में करते हुए धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। कम से कम 2 बार पढ़ लिया। जब दूसरी बार आप लोग पढ़ रहे हो तो महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लो, यानी उन शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लो आप लोग। बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। या ट्रिक्स में जो मैंने अभी बताया था, पहले इस गद्यांश समझ, जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ो विकल्प सहित। उनके विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होंगे उनको, फिर उसके बाद आप लोग गद्यांश पढ़ो। तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। दोनों तरीके हम लोग अपनाते हैं। मूल अवतरण को, अवतरण क्या होता है, गद्यांश को अवतरण कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। मूल अवतरण को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके केंद्रीय भाव का पता लगाना चाहिए। मूल अवतरण यानी मूल गद्यांश को पढ़ते समय अवतरण के महत्वपूर्ण विचार बिंदुओं को रेखांकित होता है अंडरलाइन करना, रेखांकित करना चाहिए, जिनका मूल विषय से सीधा संबंध हो। केंद्रीय भाव से संबंधित सटीक शीर्षक का चयन करना चाहिए। सटीक शीर्षक यानी कि यह जो गद्यांश लिखा हुआ है किस बात के ऊपर लिखा हुआ है। प्राय शीर्षक अपठित के प्रारंभ में या अंत में मिल जाता है। यानी कि जो शीर्षक होता है ना गद्यांश का, जिसके ऊपर वह जिस बात के ऊपर वह गद्यांश लिखा हुआ है, क्या तो वह प्राय हमें स्टार्ट में मिल जाएगा या फिर हमें लास्ट में मिलेगा। संभव है वह अवतरण के मध्य भाग में केंद्रीय भाव के रूप में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वह मध्य भाग में मिले, वो भी कैसे, केंद्रीय भाव के रूप में हो सकता है, यानी कि उस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। अतः शीर्षक ऐसा हो जिससे अवतरण की विषय सामग्री का बोध हो जाए।
शीर्षक लघु जिज्ञासा पैदा करने वाला अर्थात आकर्षक हो। शीर्षक अपठित से बाहर की शब्दावली का भी हो सकता है। शीर्षक की वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो मैंने पढ़ा है उसको मैं मात्र 2 बिंदुओं में बता देता हूँ। मूल गद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार पढ़े, 2 बार पढ़ लो काफ़ी होता है, और पढ़ते पढ़ते समय महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन कर लो। अब हमें वो शीर्षक देखना है कि वह गद्यांश किस बात के ऊपर लिखा हुआ है। क्या तो हमें प्रारंभ में मिलेगा, क्या वो अंत में मिलेगा, या कभी कभी उस पूरे गद्यांश का केंद्रीय भाव के रूप में शीर्षक जो होता है वो मध्य में मिल जाता है हमें। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। आगे है, किसी भी अवतरण को यानी गद्यांश को पढ़कर उसकी महत्वपूर्ण बात या भाव को संक्षेप में लिखना सार कहलाता है। इसे अपठित का निचोड़ या संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप लोगों ने उस गद्यांश को पढ़ लिया तो जैसे अंडरलाइन महत्वपूर्ण शब्दों को आप लोग अंडरलाइन करोगे ना, तो उससे संक्षिप्तीकरण सार उसका निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा गद्यांश का सार ये है। अब मैं आराम से क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूं। इसका मतलब ये होता है। या काफी बार क्या होता है, अब तो विकल्प आ रहे हैं आप लोगों के पास, काफी बार पहले क्या होता था, ये होता था निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 शब्दों में या सार लिखिए, तब लिखना पड़ता था। लेकिन आजकल तो विकल्प आने लगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते भी हैं। सार लेखन में हमें इस सुक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि सार को गही रहे, यानी कि सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। यानी कि सार को गही रहे, नहीं, सार हमेशा एक कहता है ना कि पदार्थ यानी कि जो भी लाभ होता है वो सब प्राप्त करा देता है, और जो थोता है जो हमारे काम का नहीं है उसको हम लोग हटा देते हैं। अर्थात अवतरण को पढ़ते समय हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। अतः सार मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए। कहने का तात्पर्य हमें इतना पता तो होना चाहिए ना कि पूरा गद्यांश से लिखा हुआ किसके ऊपर है और इसमें लिखा क्या गया है, क्यों लिखा गया, ये सब हमें जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए। जैसे किसी भी समाचार को लिखने के लिए हमें 6 सवालों का जवाब देना पड़ता है ना, 6 ककारों का प्रयोग करना पड़ता है ना, याद होगा कौन कौन से, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ऐसे ही उसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना चाहिए। यानी अपठित गद्यांश हमेशा अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है, और वैसे सार लिखते हैं उसमें भी। अपठित में आए उद्धरण या दृष्टांत को सार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है, उदाहरणों को नहीं रखना हमें सार में। सार अपनी भाषा में अर्थात अपनी शब्दावली में होना चाहिए। भाषा सरल हो, वाक्य छोटे छोटे हों, समानार्थी शब्दों या भावों की पुनरुक्ति करने वाले शब्दों में से एक शब्द या शब्द समूह का चुनाव करना चाहिए। अतः भाषा व्यवहारिक हो, विराम चिन्हों का सही जानकारी हो। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे आंख, नयन, लोचन, चक्षु बोलते हैं ना आप लोग। तो इनमें से आप लोग जब क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो तो विकल्प में तो क्या होता है, एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें एक ही शब्द के 2 या 3 पर्यायवाची रख देता है, और किसी एक में एक ही शब्द होता है, तो वो एक शब्द वाला हमें चूज करना, ना कि 2-3 वाला समानार्थी शब्दों वाला रखना है। अपठित में पूछी गई रेखांकित अंशों की व्याख्या में केवल शब्दार्थ का प्रयोग न कर अवतरण के अनुसार विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए, जो उसका आशय स्पष्ट कर सके, जो पूर्णतः सुबोध हो और विषय के अनुकूल हो। अपठित के प्रश्नों के उत्तर तो उसी अवतरण में समाविष्ट रहते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि देखो, आप लोग इसे पढ़ो या ना पढ़ो एक ही बात है, इनसे पढ़ो या ना पढ़ो, जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखना है आप लोगों को। आराम से गद्यांश को पढ़ो एक बार, दूसरी बार पढ़ते समय महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन कर लो, बस काफ़ी, और छोड़ दो सब किसी को। आपको ये पता चल जाएगा कि यह बात किसके ऊपर लिखी हुई है। ये तो मेरा समझाने का काम था कि बाई चांस आप लोगों को ये लिखे किसी भी अपठित गद्यांश को हल करने के लिए किन किन सामान्य निर्देशों का प्रयोग करना चाहिए, लिखिए। 3 नंबर का आ सकता है, फिर क्या करोगे। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। या ये ना करो तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, विकल्प सही, चारों विकल्पों को सही पढ़ो आप लोग, फिर आप लोग गद्यांश पढ़ो आराम से। आपको दिमाग में इतना दिमाग तो गया, अभी मैंने ये पढ़ा है, अभी यहाँ ये दिखाई दे रहा है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। या मैंने यहाँ पे जो येलो कलर्स में जो शब्दों को रेखांकित कर रखा है उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब आपके सामने ये अपठित गद्यांश आ रहा है, अपठित यानी बिना पढ़ा हुआ, जो पढ़ा हुआ नहीं है। देखो एक बार इसे अच्छे से पढ़ो एक बार, या क्वेश्चंस को पढ़ लो, इनके जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए इन सबको पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो
कौन सा अच्छा लगता है वही तरीका अपना लो। ज़्यादा अच्छा तरीका तो यही होगा कि क्या तो आप ट्रिक्स के ऊपर ध्यान रखो, क्वेश्चंस के आंसर को, क्वेश्चंस पढ़ो, उनके आंसर्स पढ़ लो पहले, या एक बार गद्यांश को पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस आंसर देख लो, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ो, फिर क्वेश्चंस आंसर एक एक को हल करो। देखो सबसे अच्छा तरीका तो मैं तो यही मानता हूँ। क्या, एक बार इसको सरसरी नज़रों से देख लो, पहले गद्यांश को देखो सरसरी नज़रों से थोड़ा सा, फिर क्वेश्चंस को देख लो विकल्प सहित, फिर गद्यांश को, फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन जब एक एक हल करेंगे ना, फिर आराम से हमें समझ में आ जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। देखो क्या है, एक बार पढ़ो इसे आप लोग। रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती रीतू घर पहुंची, सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाज सुनाई दी। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी तो किसकी आवाज आई? झगड़ने की। ऊपर पहुंची तो देखा दोनों आजू बाजू वाली पड़ोसने झगड़ रही थी, यानी कि पड़ोसने झगड़ रही थी। अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़े का कारण समझ में आया। एक महरी ने, महरी यानी काम करने वाली महतारी ने, जो बाई बोलते हैं, घर साफ करके कचरा दूसरी के दरवाजे की ओर फेंक दिया था। यानी लड़ाई किसकी थी? कचरे का। और किसने फेंका था? महतारी ने। इसी बात का झगड़ा था। रीतू ने दोनों को समझाया बुझाया। आखिरकार कचरा फेंकने वाली महरी को बुलाया गया। उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर धकेल दिया। फिर वही महरी अंदर चली गई। दोनों पड़ोसनों ने भी अंदर आकर अपने अपने द्वार बंद कर लिए। अब यानी कहाँ कचरा, जिस दरवाजे के सामने महरी ने महतारी डाली थी, अब वो पड़ोसन क्या किया, उसको महरी ने क्या किया, उस कचरे को उठाया और सीढ़ियों पर डाल दिया, जिस सीढ़ियों से वो चढ़ करके अपने मकान में जाती हैं। रीतू खड़ी खड़ी देखती रही। जो सीढ़ी पहले से ही गंदी थी वह अब और भी गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था। कहीं बादाम के छिलके, ये ध्यान रखना, रेत का तो क्या था? साम्राज्य किसका था? रेत का साम्राज्य था। कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई ईख यानी गन्ना के लच्छे, कहीं बालों का गुच्छा उड़ रहा तो कहीं कुछ और। मन वितृष्णा से भर उठा। किसका उड़ा? रीतू का। ठीक है। सोचा इस सीढ़ी से चढ़कर अब अपने घर तक जाते हैं, इसे उतरकर दफ्तर बाजार आदि अपनी इच्छित जगहों पर जाते हैं, पर इसे कोई साफ नहीं करता, उल्टे सब इस पर कचरा फेंक देते हैं। साजे की सीढ़ी है ने, गंदगी बिखेरने का हक सबको मिला है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं है। स्वच्छता तो जैसे अनबूझी तृष्णा हो गई है। यानी स्वच्छता को कैसे बताया गया? अनबूझी तृष्णा को बताया गया है। अब आपके सामने एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको मात्र एक या मैक्सिमम 1 मिनट तो बहुत होता है, 20-20 सेकेंड्स का मैं तुम्हें समय दूंगा। आप लोग इनके आंसर बताते रहना मुझे, ठीक है? तो जल्दी से मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन है, रीतू को कैसी आवाज़ सुनाई दी? जल्दी से मुझे बताओ, रीतू को कैसी आवाज़ सुनाई दी थी? बताओ। लड़ने झगड़ने की, उठाने पटकने की, हंसने बोलने की, या खेलने कूदने की? सीधा सा आंसर है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। तो किसकी आवाज़ आई थी? लड़ने झगड़ने की। ठीक है, नेक्स्ट। जब रीतू घर पहुंची तो उसने लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। दो पड़ोसन आपस में लड़ रही थी। महरी किसे कहते हैं? अनजान औरत को, महरी की पत्नी को, काम वाले को, या पड़ोसन को? बिल्कुल इजी है ये भी आंसर। तो क्या होगा राइट आंसर? बताइए जल्दी से। तो महरी किसे कहते हैं? काम वाली बाई को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। महरी काम वाली बाई को कहा जाता है जो घरों में साफ सफाई का कार्य करती है। नेक्स्ट है, रीतू का मन घृणा से भर गया। क्योंकि घृणा से यानी तृष्णा से भर गया। क्यों भरा? सीढ़ियों में कचरा फैल गया था, दोनों पड़ोसन ने दरवाजे बंद कर दिए थे, उसने नहाया नहीं था, या पड़ोसन ने लड़ रही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उस महरी ने कचरा उसके दरवाजे से उठाया और कहाँ फेंक दिया? सीढ़ियों से। क्यों? सभी चढ़ करके उसी सीढ़ियों से मकान में जाते हैं, फिर उसी सीढ़ियों से उतर के दफ्तर बाजार आदि जाते हैं, फिर भी इनको सीढ़ियों पर जान यानी कि ऊपर चढ़ने का तो सभी का काम है, लेकिन साफ करने का किसी का भी काम नहीं है। रीतू का मन इसलिए घृणा से भर गया क्योंकि सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था, जो सीढ़ियां पहले से ही गंदी थी और गंदी हो गई। सीढ़ी से चढ़कर आते हैं, उपरोक्त वाक्य किस भेद के अंतर? देखो, सीढ़ी से चढ़कर आते हैं, वाक्य का भेद बताना है। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सीढ़ी से चढ़कर आते हैं, तो जल्दी से बताइए कौन सा क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता सकते हो आप लोग, मुझे बता देना।
देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, सरल वाक्य क्या होता है, ट्रिक्स में बता रहा हूं, जिन वाक्यों में एक क्रिया हो, क्या हो, जिन वाक्यों में एक क्रिया हो वहां पर क्या आता है, हमारा सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य हो और वे वाक्य और तथा एवं अथवा या लेकिन किंतु परंतु आदि होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है और सोहन सो रहा है, किंतु रोहन खेल रहा है, इस प्रकार से। और मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें ऐसे योजक हो कि, यदि, तो, ज्यों ही, त्यों ही, ठीक है, इस प्रकार से, जिसने, उसने, इसकी, उसकी आदि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चढ़कर जाते हैं, क्या है, एक क्रिया है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, यानी कि एक कर्ता, उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है और विधेय को क्रिया कहा जाता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अतः उपरोक्त वाक्य सरल वाक्य। गद्यांश में घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि पर्यायवाची नहीं क्या है, इसका जैसा कोई शब्द कौन सा है, साजा है, तृष्णा है, झगड़ना है या वितृष्णा है। तो आप लोगों को यहाँ बताना है घृणा का आपका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो क्या होगा, घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखो यहाँ पे। अब यहाँ देखो, एक तो क्या है तृष्णा, एक क्या है वितृष्णा। तो विशेष तृष्णा और गृह तृष्णा, तो हम लोग ज्यादा आंसर जहां सटीक बैठता है वहां हम लोग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। घृणा का पर्यायवाची क्या है, वितृष्णा होगा, ठीक है। घृणा तो तृष्णा होगी, एक विशेष तृष्णा होती है, एक विशेष घृणा होती है। कामवाली का गद्यांश में क्या संदेश है, कामवाली का उत्तरदायित्व, स्वच्छता सबका कर्तव्य, हंसते बोलते रहना, पड़ोसनों का धर्म। तो क्या होगा राइट आंसर, यानी कि कहा ना कि सीढ़ियों चढ़कर सभी जाते हैं, लेकिन स्वच्छता का कार्य किसी का भी यहाँ नहीं है। लेकिन स्वच्छता हमें भारत को रखना चाहिए ना। हमारे महात्मा गांधी जी भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं क्या, स्वच्छ भारत कहते हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान में चला रखा है। तो क्या है, स्वच्छता सबका कर्तव्य। प्रस्तुत गद्यांश सही संदेश है, स्वच्छता सबका कर्तव्य है, अतः हम सबको अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। दफ्तर बाजार शब्द है, देशज है, आगत है, तत्सम है या तद्भव। इन दफ्तर बाजार, दफ्तर आप लोग देखेंगे तो उर्दू फारसी का ऐसा आपको प्रतीत होगा। क्यों होगा, क्योंकि कारण क्या है, देखो देशज शब्द होता है देसी भाषा के, यानी कि ऐसे शब्द, देसी भाषा, देसी भाषा क्या होती है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमें ज्ञात नहीं होती, जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता नहीं होता कि यह शब्द किस भाषा से लिया गया है, या व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार जिन शब्दों का निर्माण कर लेता है, व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे कि मान लो ये इंसान है, इनके माता पिता ने इनका नाम रखा कालूराम है, कालूराम, कुछ बोलते हैं कालूराम जी और हम लोग बोलते हैं क्या, काल्या। अब ये है बेचारा एक और है, दोनों दोस्त हैं, ये धोला राम है और इसे हम लोग क्या नाम कहते हैं, धोला राम, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, धोल्या, इस प्रकार, काल्या धोल्या, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गए, देसी वाले यानी देशी शब्द हो गए। तत्सम होते हैं प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा के शब्द, यानी कि वे शब्द जो हिंदी भाषा में काफी समय से चल रहे हैं लेकिन उनका मूल रूप परिवर्तन नहीं हुआ है। तद्भव शब्द होते हैं हिंदी वाले शब्द, यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका काफी वर्षों से प्रयोग होने के कारण उनका मूल रूप में परिवर्तन हो गया है, उसे कहा जाता है तद्भव शब्द। और आगत क्या होता है, विदेशी भाषा के शब्द, जिसे मेहमान भी कहा जाता है, मेहमान शब्द भी कहा जाता है। यानी कि विदेशी भाषा किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के अलावा, हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा का जो शब्द होता है उसे आगत या विदेशी भाषा कहा जाता है। तो मैंने कहा दफ्तर उर्दू जैसा आवाज आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा, कैसे शब्द हमारे आगत शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और अपहृत गद्यांश है। मैंने कहा ना अभ्यास में बहुत ज्यादा करवाऊंगा जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत न आए। तो क्या है, माँ रमेश मीना क्यों रो रही है। माँ से पूछा रमेश कि मीना क्यों रो रही है। रमेश नहीं, माँ ने पूछा रमेश से कि रमेश मीना क्यों रो रही है। रमेश ने बोला मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या, आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन है, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है।
फिर रमेश कहता है कि माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी तो यही कहती थी। देखो कितनी अच्छी बात आ रही है ना। माँ हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। बातों से कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अभी एक दिन में थोड़ी, अब आप मान लो हिंदी को शुरू से नहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम के समय आके पढ़ते हो 1 महीना, तो गलत बात है ना। 1 महीना तो बहुत दूर बात है, काफी बच्चे 2-3 दिन ही पढ़ते हैं, तो ये गलत है ना। तो कंटिन्यूटी रखो ना, रोजाना 30-30, 40-40, 1-1 मिनट, 1-1 घंटा पढ़ो ना यार, तो आप लोग इतना आपको भारी लगेगा नहीं ये सब्जेक्ट कभी भी। जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। तो मैं भी बार बार यही कहता हूँ, 2 दिन पढ़ने से क्या होगा, तुम रटोगे उन चीज़ों को। अब तुम रट लोगे तो फिर क्या फ़ायदा, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें उनको समझना चाहिए, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए आप लोगों को। रमेश अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अब वो पढ़ने लग गया। माँ अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। देखो कितनी अच्छी माँ है ना। लेकिन कुछ नालायक बच्चे होते हैं, वो सुधरते नहीं है। कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, तो वो होता है। यानी कि मैं तो यही कहूँगा बेटा कि रोजाना पढ़ो यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है। उदाहरण तो ऐसे आते रहते हैं। अब देखो रीमा, मीना और रमेश परस्पर क्या है, मित्र हैं, भाई बहन है, सहपाठी हैं, रिश्तेदार है। तो रमेश ने मीना को चांटा मारा तो क्या है, भाई बहन है। और माँ ने भी कहा था कि बहन को पीटना क्या जरूरी है। मीना और रमेश परस्पर क्या है, भाई बहन है। रमेश ने मीना की पिटाई की, क्यों की? वह कक्षा में अव्वल आ सकती थी, अक्सर शैतानियां करती थी, पढ़ने नहीं दे रही थी। तो रमेश को पढ़ने नहीं दे रही थी क्योंकि वह क्या बन रहा था, रट्टू तोता बन रहा था। मीना की तरह रोजाना नहीं पढ़ता था, नालायक। रमेश ने मीना की पिटाई इसलिए की क्योंकि वह उसे पढ़ने नहीं दे रही थी। रमेश की परीक्षा नजदीक थी और वह पढ़ना चाहता था और उसकी बहन उसे पढ़ने नहीं दे रही थी, इस कारण उसने उसकी पिटाई की। तुम मत करना ऐसे, नालायक हो, तुम्हें रोजाना पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है, कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है, शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। तो क्या होगा, शुरू से नियमित पढ़ाई करना होता है, जब कक्षा में आप प्रथम आ सकते हैं। रमेश वर्ष भर खेलता है, लेकिन जब परीक्षा नजदीक आ जाती है तब रटने लगता है, जबकि कक्षा में प्रथम आने के लिए शुरू से ही नियमित अध्ययन की आवश्यकता होती है। बात सही है, यदि बेटा शुरू से अध्ययन करोगे ना, तो 12th कक्षा में नहीं, कोई एग्जाम कंपटीशन का दोगे ना, शुरू से आप लोग पढ़ोगे तो उसमें भी आप लोग सफलता अवश्य प्राप्त करोगे, 101%, ठीक है। यह भी कोई पढ़ने का समय है, यह प्रश्न से क्या था, यह भी कोई पढ़ने का समय, मतलब क्या हो गया, पढ़ने का कोई समय नहीं होता, वह समय पढ़ने का नहीं है। यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है। तो इसका मतलब यह भी कोई पढ़ने का समय है, मतलब क्या हो गया, पढ़ने का कोई समय नहीं होता, या इस समय वह समय पढ़ने का नहीं है। यह भी पढ़ने का एक समय है, पढ़ने का ही कोई समय है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बता सकते हैं मुझे? तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब वह क्या कह रहा था, उसकी माँ ने उसे कहा, तो इसका मतलब वह समय पढ़ने का नहीं था, खेलने का था, या कुछ कोई कार्य करने का होगा तो खेलने का होगा। तो मतलब वह समय क्या, मतलब पढ़ने का नहीं है माँ के अनुसार। यह कथन किसने कहा था, माँ ने कहा था रमेश को। यह भी कोई पढ़ने का समय, प्रश्न से तात्पर्य यह है कि यह समय पढ़ने का नहीं, अर्थात यह खेलने का समय है। जो शब्द शेष से भिन्न हो उन्हें छांटे। शेष से भिन्न मतलब, शेष से भिन्न क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, 3 शब्द एक जैसे हैं, 3 शब्द तो कैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। और एक शब्द है वो अलग है, परीक्षा, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट। तो इसमें से आप लोगों को एक शब्द ऐसा ढूंढना है जो बिल्कुल चारों से क्या है, 3 तो एक जैसे हैं और एक क्या है, अलग है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है, आप लोग मुझे बता सकते हैं? प्रथम है, फर्स्ट है, अव्वल है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे जो अलग लग रहा है वो क्या है, परीक्षा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, परीक्षा शब्द शेष शब्दों से भिन्न है, जबकि प्रथम, अव्वल, फर्स्ट तीनों शब्द समानार्थी, यानी कि प्रथम
अव्वल और फर्स्ट, ये तीनों शब्द कैसे हैं, समानार्थी हैं, यानी कि पहला कह दो, प्रथम कह दो, अव्वल कह दो, फर्स्ट कह दो, तीनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन परीक्षा शब्द क्या है, इनसे बिल्कुल ही क्या है, अलग है। नेक्स्ट है, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त हुआ है, विशेषण यानी विशेषण किसकी, रमेश की जो विशेषता बता रहा है। माने कहा था रट्टू तोता नहीं बनना है, तो रट्टू तोता उसकी क्या है, विशेषता बता रहा है। रट्टू तोता विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है क्योंकि वह नियमित पढ़ाई नहीं करता और समय आने पर रटने बैठ जाता है। पर तुम का भाव क्या है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा है। तो पर तुम क्या है, मतलब कहते हैं ना एग्जाम के समय पढ़ना तो रट्टू तोता बन जाना, सीधी सी बात है वो तो। और उन्होंने ये ही कहा था कि कभी भी तुमने पहले स्टार्ट में तो ध्यान नहीं दिया, नहीं, अब तुम रट्टू तोता बनने जा रहे हो। तो पर तुम का मतलब क्या होता है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, नहीं, पर तुम पढ़ते ही रहे, नहीं, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा नहीं, पर तुमने पहले ध्यान नहीं दिया और अब तुम क्या बन रहे हो, रट्टू तोता। रट्टू तोता बनने से कोई फर्स्ट या अव्वल नहीं आता, यही माँ बार बार उन्हें कह रही है। गद्यांश पर तुम का भाव है कि पर तुमने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ तुम खेल में ही लगे रहे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखने का तरीका है F4 याद रखना है। F4 यानी कि ऐसे अकबर ऐसे अमरकोट, वैसे पूछा जाए तो वैसे भी याद रखना है और वैसे भी गद्यांश में दिया गया है, क्योंकि वो कहता है ना माँ अब तुम रहने दो मुझे पढ़ने दो, फिर वो पढ़ता है ना अकबर का जन्म अमरकोट में, तो माँ कहते हैं चाहे अमरकोट में हुआ हो उनका जन्म तो, लेकिन तुम्हारा जन्म तो यहीं हुआ है। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा कौन सा है, अव्वल आना, तोता रटंत, पास आना या सर पर आना। बहुत निकट आना, कहते हैं ना बहुत निकट आ गया, मतलब सर पे आ गया, पास आ गया। बताओ, थोड़ा सोचो जल्दी से, मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दो, क्या होगा राइट आंसर। बहुत निकट आना मतलब कहते हैं ना यार सर पे बैठोगी क्या, इसका मतलब हो गया। निकट आना होता है पास आना और सर पर आना हो गया बहुत निकट आना। निकट आना होता है पास आना और बहुत निकट आना मतलब सर पर आना। बहुत निकट आना के लिए उपयुक्त मुहावरा सर पर आना है, जो बहुत निकट आ गया हो उसे सर पर आना कहते हैं। अब प्यारे बच्चों जो ये है ये गद्यांश आप लोग पढ़ोगे, अपने आप पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। और मुझे इन सभी का जितने भी क्वेश्चंस इससे संबंधित हैं उन सभी का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जितने भी क्वेश्चन है ये गद्यांश है आपका एक, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उनका आंसर आगे लिखा हुआ है, तो मैं अब तुम्हें करना भी तो है, इनका आंसर है ना। तो चलो एक बार पढ़ लो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार कर लेना इसको, ठीक है। अब कोशिश करना कि आप लोग आंसर सही सही दें। एक बार इसको पढ़ लेना फिर आंसर दे के देखना। इनका एक एक क्वेश्चन से मैं आपकी इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ईमानदारी से ना आंसर नहीं देखेंगे आप लोग, ईमानदारी से आंसर नहीं देखेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ मैं आप यहाँ से छुपा भी नहीं सकता क्योंकि आंसर दिया हुआ है, सीधी सी बात है यहाँ पे सामने, ठीक है। तो एक बार इनको पढ़ना अच्छे से, आंसर दिया हुआ है एक बार देख लेना आंसर इनका, फिर उसके बाद मैं एक बार और इनको करवा दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, हाँ चलें। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन इसका देखो प्रैक्टिस जब होगी जब आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम जितने भी गद्यांश हो सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे एक दिन लाइव क्लासेस में, क्योंकि लाइव क्लासेस पढ़ेंगे ना जिससे कि मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोग किसका आंसर दे रहे हो किसका नहीं दे रहे हो, ठीक है। हाँ तो अभी के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी देंगे बिना देखे इनका, और मुझे कमेंट करके बताना भी है कैसा लगा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।